Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. I, Parveen Madam, today discuss with you the economic chapter 2, People as a Resource. Students, in this chapter we are going to discuss the another factor of production, that is human capital. बच्चे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किए थे कि उसमें हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, दैट इज़ लैंड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इस चैप्टर में बच्चे हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल को हम, जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, पीपल एज रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या है? एनी सब्सटेंस दैट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट फाउंड नेचुरली, बट पीपल आर आल्सो अ ग्रेट source. Why? Because it is the people who with their ability and physical power they can modify each and everything what they want. ऐसा तो नहीं है ना कि नेचर में जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नेचुरल मटेरियल मिलता है, गेहूँ है, कॉटन है, या हवा है, पानी है, रेत है, उसको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता से और दिमाग की योग्यता से उसको अपने लायक बनाता है, उसको बदलता है प्रत्येक उस वस्तु में जो उसको चाहिए होती है। इसलिए जो किसी भी देश के नागरिक हैं वो एक रिसोर्स के तौर पर काम करते हैं, वो उस देश के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के संसाधन होते हैं जो उस देश की जीडीपी में रोल प्ले करते हैं। क्योंकि किसी भी देश में जितने भी व्यक्ति हैं सभी काम करने जो करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनका सम टोटल जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कि उस देश की टोटल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो देश काम कितना करता है। तो ये चैप्टर जो हमारा है बेटा, इसके अंदर हम समझेंगे कि किसी भी देश की जो जनता है वो केवल उस देश पर बोझ नहीं है कि अरे इस देश में इतने लोग हैं, इतने लोगों को खाना खिलाना है, इतने लोगों के रहने का बंदोबस्त करना है, इतने लोगों के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है किसी भी देश की पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके लिए अब इस चैप्टर में हमें ये समझना होगा कि किसी देश में जो लोग हैं वो उस देश का रिसोर्स भी है, क्योंकि वो उसकी कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से बनेगी कि वो उस देश के लिए लायबिलिटी नहीं एसेट बनेंगे और वो उस देश के लिए काम करेंगे। उनके 2 हाथ हैं जो उस देश के लिए मेहनत करेंगे, और वो उस देश की जिम्मेदारी नहीं है, लोग उस देश की संपत्ति है। ये कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट करेंगे और आज हम थोरोली रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की। फर्स्ट वी स्टार्ट द ओवरव्यू, मीन कि हमने इस चैप्टर में अंडरस्टैंड क्या करना है। द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। ये जो हमारा चैप्टर है, व्यक्ति एक संसाधन, जनता व्यक्ति संसाधन के रूप में, ये हमें एक्सप्लेन करेगी, बताएगी कि जो जनसंख्या है किसी भी देश की वो उसकी संपत्ति होती है, उसकी जिम्मेदारी, लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी ना होने की बजाय एसेट, एसेट का मतलब संपत्ति। जैसे हमारा मकान, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मशीनें, गाड़ियाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी होती हैं और वो हमारे किसी न किसी काम आती हैं। उसी तरह से किसी देश का जो जनसंख्या है, उस देश में रहने वाले लोग हैं, वो उसकी संपत्ति होते हैं। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। किसी भी देश की जनसंख्या मानव पूंजी तब बनती है जब हम उसके अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब किसी भी देश की जनसंख्या शिक्षित होगी,
कार्यकुशल होगी, प्रशिक्षण प्राप्त होगी और वो स्वस्थ होगी, क्योंकि यदि उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स हैं या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि एनवायरनमेंट भी लगा लीजिए और अच्छा खाना भी लगा लीजिए, वो सब चीज़ें प्रोवाइड है, तो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ दिमाग और एक प्रशिक्षित दिमाग, आप सोच सकते हैं जो शिक्षित है वो कितना अधिक उत्पादन करेगा, कितना अधिक काम करेगा वो, क्योंकि जितने हम ज़्यादा शिक्षित होते चले जाएंगे हम उतना ही ज़्यादा और कमाने की ओर आगे तरक्की करते चले जाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी हमारे पास होती चली जाएगी। अगर नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, कोई अपना खुद का व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम आगे तरक्की करेंगे। तो अल्टीमेटली हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने देश को विकसित कर रहे हैं। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. So, underline this line. This is the answer of what is human capital. So, human capital is the stock of skill and productive knowledge. Skill का मतलब कुशलता, कि किसी काम को कितनी इफ़ेक्टिवनेस से किया जाए, जल्दी किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मिनिमम से मिनिमम आपका एक्सपेंसेस हो, आपके रिसोर्सेज मिनिमम से मिनिमम लगें, आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और आप उस काम को बेहतरीन तरीके से करें, दैट इज़ स्किल। उसके लिए आपको पता है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है उस काम को। एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, कि उस काम को किस तरह से किया जाना है, ये व्यक्ति के अंदर ही होता है। वो जो उसकी क्षमता होती है उसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता और उत्पादन करने की क्षमता ही मानव पूंजी कहलाती है। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल एज द रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। जनसंख्या एक साधन के रूप में, एक्चुअल में ये पार्ट एक तरीका है जिसके द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी देश में काम करने वाले लोग वास्तव में उन जिसको हम कंट्री, जो उसकी पॉपुलेशन, जो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में उनके अंदर उत्पादन करने की क्षमता और कार्यकुशलता ही है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product, as I have already discussed with you, कि इस तरीके से जब हम जनसंख्या को देखेंगे कि उत्पादन के रूप में की जनसंख्या है, वो केवल उसका एक मुंह नहीं है, उसके दो हाथ भी हैं, वो काम करने वाले हैं, उस देश के लिए उत्पादन करेंगे, वो देश तरक्की करेगा, तो वो उस देश की जीडीपी में योगदान देते हैं। जीडीपी क्या है, किसी भी देश में तीनों सेक्टर में टोटल जो उत्पादन होता है उसका जो सम टोटल ऑफ ऑल द थ्री एक्टिव सेक्टर्स ऑफ इनकम ऑफ द थ्री सेक्टर्स, लाइक अदर रिसोर्सेज, population is also a resource as a human resource. I have already explained with you कि it is the human being who convert natural resources according to their self, कि वो अपने जिस प्रकृति में पाए, मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को अपने योग्य बना लेता है, अपनी दिमाग की योग्यता से, बुद्धि बल से और शारीरिक बल से। So this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only a negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. We have already discussed in the starting of this paragraph. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that add to the productive power of the country, just like physical capital formation. कि जब उस वक्त उपलब्ध जो मानव संसाधन है किसी भी देश का, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हम उसको ये प्रोवाइड करते हैं, उसको और शिक्षित बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मानव पूंजी का निर्माण है। इससे उस देश की मानव पूंजी का निर्माण होता है,
उस देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. कि जिस तरह से हम फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में फर्दर प्रॉफिट गेन करने के लिए, उसी तरह से मानव पूंजी के अंदर निवेश किया जाता है शिक्षा के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में और स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में, जिससे क्या होगा, यील्ड्स क्या होता है आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। यील्ड का मतलब होता है उपज, यानी कि जब हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एंड में जो हमें आउटपुट मिलती है। तो ऐसे ही जो हम किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो उसको लाभ दे रहे हैं, वो जो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो आगे चलकर भविष्य में वो क्या करेगा, उस प्रशिक्षण और शिक्षा के बल पर एक अधिक उत्पादन करने वाला एक हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रूप में वो हमें मिलेगा। तो जिस तरह से हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट करने के लिए, उसी तरह से मनुष्य के अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का निवेश किया जाता है। कैसे, आप बच्चे लोग स्कूल में आते हैं तो ये क्या है, दिस इज़ आल्सो अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पेरेंट्स आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको जब भी बीमार हो जाते हैं तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना देते हैं। जैसे ही आजकल कोरोना वगैरह फैल रहा है तो आपके लिए जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं कि आप हेल्दी रहें, आप ठीक रहें, आपकी केयर करते हैं। और साथ ही साथ वो ये कोशिश करते हैं कि आप कोई ना कोई दूसरी एबिलिटीज़ जो आपकी स्किल बढ़ाए, कंप्यूटर कोर्स है या दूसरे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, वो भी आपको वो करवाते हैं। तो ये सब क्यों है, क्योंकि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, जब उसमें एंटर करेंगे तो एक बेहतरीन जॉब पाने के आप लायक हो जाएंगे और आप फ्यूचर में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, जिससे आपका लाइफस्टाइल है वो बेहतरीन होगा, वो आपके भले के लिए ही है। सो इट इज़ mean this is the human capital formation process. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. I have cleared this line in the previous my example. So just come to the next this blue box. This is here we are going to discuss about the green revolution. What is green revolution? First we are going to this. I have already explained into the previous chapter कि green revolution, हरित क्रांति. What was this? It was a program that run by the government of India to increase the production in agriculture. ड्यूरिंग 1960 ये प्रोग्राम चलाए गए थे कि जो किसानों के लिए मशीनें, ट्रेनिंग और मौसम विभाग की जानकारी, बेहतरीन बीज, मॉडर्न टूल्स, ये सब उनको उपलब्ध करवाया ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए उत्पादन भारत में ही हो सके, भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो ये जो ड्यूरेशन है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ा, मोस्टली आप कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, फ्यू पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। सो ऑल जस्ट दिस बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेंगे। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहा है। लेकिन वो ट्रेनिंग लेगा तो ही तो करेगा ना। इसीलिए ये ब्लू बॉक्स आपको समझाने के लिए दिया है कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। कि जो हमारे सीमित भू संसाधन है उसी से हम अपना उत्पादन अधिकतम कर सकते हैं। कैसे? इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से। इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन, आज भारत
जो दुनिया में सर उठाकर खड़ा है, तरक्की कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम चीन को टक्कर दे रहे हैं कि उनके ऐप बैन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि हम खुद सफिशिएंट हैं इन चीज़ों के अंदर। हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू हायर एजुकेशन, ये जो हमारी जो खुद की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दे आर नाउ सफिशिएंट just because of education. Human capital has to come acquire a higher position than that of the material, plant and machinery. इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो दूसरे लेबर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, मशीनरी है, प्लांट्स है, मटेरियल है, उनसे बेटर है, क्योंकि वो सभी अपने आप में यूजलेस हैं जब तक कि उस पर ह्यूमन बीइंग का एफर्ट नहीं होगा. सी दिस कार्टून. What is this? What is human resource? Is it like land or labor? It is more than that. What is human capital? It is rupee, पैसा और dollar. It is more than that. Why? Because ये पैसा, ये land, ये मशीनरी तब तक किसी अपने आप में किसी काम के नहीं है जब तक मनुष्य उस पर काम नहीं करेगा और उसे अपने लायक नहीं बनाएगा. You can see through this picture 2.1. Here is the human capital. डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, मैकेनिक के रूप में, टेलर के रूप में आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं जो अपने आप में पैसा या मशीनरी नहीं कर सकते. इट इज़ द ह्यूमन बीइंग दैट यूटिलाइज दीज थिंग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. So, in this paragraph you get the answer of the question, why is human resource considered to the best resource? In the last line of this paragraph you got this answer. Human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Underline this line. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. This is the answer of this question. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than a asset. कि भारत में पिछले कई दशकों से जो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, उसको एक जिम्मेदारी समझा जाता था, ना कि संपत्ति के रूप में. बट a large population need not to be burden for the economy. एक बढ़ती जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या किसी देश के लिए बोझ नहीं है. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. We have already discussed it. For example, by spending resource on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology. So here are two stories that define us. That education and health care is must to improve the human resource, or for या आप कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मानव पूंजी निर्माण के महत्वपूर्ण फैक्टर हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़, सकल एंड विलास. सकल के केस में हम देखेंगे कि उसके पेरेंट्स ने उसे एजुकेशन दी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, उसके खाने पीने का ध्यान रखा, हाइजीनिक फूड दिए, तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं है. विलास के बारे में हम देखेंगे, पेरेंट्स गरीब थे, बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाए, बेहतरीन खाना नहीं दे पाए, तो उसकी जो इनकम है, वो जो काम जो उसके पेरेंट्स करते थे, उसी सर्कल में वो घूमता रहा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सकल. देर आर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुर. सकल वॉज अ 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham has passed
the matricular examination but was sitting idle in the house as he had no job. Idle mean खाली बैठा था, उसके पास काम नहीं था. और जो हमारा शकल है वो अपने बहन भाई की देखभाल करता है. माँ घर का काम करती है, पिताजी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Underline the word vocational course. व्यावसायिक शिक्षा, किसी भी जैसे टेलरिंग हो गई, कंप्यूटर कोर्स हो गया, या ये आपका कोई मैकेनिक स्किल हो गई, गाड़ी रिपेयर करना हो गया, या इलेक्ट्रिक प्लम्बर का काम हो गया, या कारपेंटर का काम हो गया. इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो स्कूलों में भी होते हैं. स्पेशली जो CBSE स्कूल होते हैं उसके अंदर 9th 10th 11th 12th में वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिससे कि बच्चा अगर 12th के बाद नहीं आगे फर्दर अपनी स्टडी कर सकता तो वो अपने पैरों पे तो खड़ा हो ही सकता है, अपना खुद का कोई काम करके. Sakal was meticulous and interested in studies from the beginning. He was intelligent. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged him, his service and rewarded him with a promotion. आपने देखा कि सकल ने एजुकेशन ली, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको थी, वो कभी बीमार नहीं हुआ, स्वास्थ्य था, तो खुशी खुशी पढ़ाई की और बेहतरीन एक अपने लिए एक स्थान प्राप्त किया. उसने अच्छी पैसा कमाने के लिए वो इकोनॉमिक सेक्टर में खड़ा हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ विलास. जैसे कि आप देख रहे हैं कि विलास की फैमिली आपको गरीब दिख रही है, उसकी माँ मछलियाँ बेच रही है. तो नाउ कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ विलास. विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold in the nearby mandi. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. उसे पोलियो हो गया. His mother could not afford to take him to the doctor because she was poor. She doesn't have any money. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. कि अपनी माँ की तरह बहुत थोड़ा सा वो पैसा कमाने के लायक हुआ. तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या देखा कि हमने जो सकल और जो विलास की दो स्टोरी देखी कि सकल की जो ह्यूमन एक एज अ रिसोर्स के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन किया एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा, तो वो एक बेहतरीन एक कमाऊ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने वो खड़ा दिखता है. और जबकि विलास के अंदर ये सब नहीं हुआ तो वो वही छोटा मोटा काम करके पेट भरने के लायक ही कमा पाया. So in these two case studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in the private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support the family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhances total productivity. Total productivity adds to the growth of economy. This in turn pays
This in turn pays an individual through salary or in some other forms of his choice. So now here is a new question. How education improves or enhances the productivity of a human being, or what is the role of education in human capital formation? This is the simple question. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. So, investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in future. This investment on people is the same as investment in land and कैपिटल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जिस तरह से हम कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, उस पर मशीनरी पैसा लगाते हैं ताकि फ्यूचर में हमें इनकम हो, उसी तरह से एक बच्चे के ऊपर उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स क्या लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, बेहतरीन खाना देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो भविष्य में बड़ा होकर अच्छा कमा सके और अपने लाइफ में सुधार कर सके. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. पढ़े लिखे माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, पोषण का भी ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. A virtuous cycle is thus created in this case. Mean I am going to show what is virtuous cycle. ये सर्कल है जिसको कहते हैं हम विसिशियस सर्कल, कि इसका कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जिसमें आप घूमते रहते हो. अभी मैं आपको वर्चुअस साइकिल दिखाती हूँ. वर्चुअस में आपने क्या किया, आप सेंटर से बाहर निकल आए, आपने गरीबी के सर्कल को तोड़ा और आप डेवलप करते चले गए. तो जो मैंने बाद में एनलार्ज बनाया दैट इज़ वर्चुअस साइकिल, कि एक सर्कल में तो आप घूमते ही रह गए. दिस इज़ विसिशियस सर्कल. ये बना विलास के केस के अंदर, कि विलास पुअर था, जैसे उसके पेरेंट्स मीगर कमाते थे वही वो सब करता रहा, लेकिन सर्कल के अंदर हमने एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इन्वेस्ट किया तो वो वर्चुअस साइकिल बनाकर उससे बाहर निकल गया. Now come to the next line. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents. जो मैंने आपको दिखाया अभी, जिसको शकल तो विलास तोड़ नहीं पाया. Who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. Countries like Japan have invested human resource that did not have a natural resource. These countries are developed rich. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich and develop? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology evolved by people have made these countries rich and developed. Now, this is the important question of this chapter. In this paragraph, underline the first line. Japan have invested in human resource. The question is how Japan, a small nation, has become rich and developed. So what is the answer? कि जापान ने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया. वो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, उसके यहाँ इतना सारा मिनरल रिसोर्सेज या दूसरे रिसोर्सेज नहीं पाए जाते. सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को उसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया. आज वो अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बल पर दूसरे देशों से रॉ मटेरियल लेते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं और अपने देश के लिए पैसा कमाते हैं, अपनी जीडीपी को ग्रोथ करते हैं.
और आज वो एक रिच कंट्रीज में से एक है. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ माई part 1 of this chapter. I will continue in the next video. If you like this video, please subscribe it and like it. Thank you.